हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और भाई खूब पढ़ो ही पढ़ो। अभी परीक्षाएं आने वाली है आप लोगों की, ठीक है। जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका स्वाध्याय है ना। तो अभी जितना समय हो सकता है ना, वो अपने आप को दिया करो। बाकी दुनियादारी की चीज़ें बाद में है सब, ठीक है। बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, अभी अध्ययन करो। देखो, बात हम लोग कर रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन की, और राष्ट्रीय आंदोलन की कड़ी में हम लोग बात कर रहे थे उदारवादी, उग्रवादी या राष्ट्रवादी चरण की। और इसी में आज जो हम लोग बात करेंगे ना, वो बनारस अधिवेशन की बात करेंगे। कांग्रेस का बनारस अधिवेशन, ठीक है। कांग्रेस का बनारस अधिवेशन, ठीक है। हम इसको वस्तुतः किस में पढ़ रहे हैं, तो स्वराज्य आंदोलन की पृष्ठभूमि के रूप में हम जहां बात कर रहे थे कि बंग भंग व स्वराज्य, बंग भंग व स्वदेशी, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। इसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे पिछली क्लास में, ठीक है। बंगाल विभाजन की बात कर रहे थे, साथ ही साथ स्वदेशी आंदोलन की बात कर रहे थे। यहीं पर हम लोग बात करेंगे किसकी? बनारस अधिवेशन की, ठीक है। तो बनारस अधिवेशन, पहली बात तो ध्यान रखना कि कब हुआ, कब। तो बनारस अधिवेशन हुआ 1905 में। 1905 ईस्वी में कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ। कौन सा अधिवेशन हुआ? बनारस अधिवेशन। अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष क्या चीज? अध्यक्ष। तो अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले इसके क्या थे? अध्यक्ष हुआ करते थे। अगली बात समझे। और इसी में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार का क्या किया गया? समर्थन किया गया। कि इसमें बंगाल में स्वदेशी आंदोलन, क्या चीज? स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन व बहिष्कार का, व बहिष्कार का क्या किया गया? समर्थन किया गया। ठीक है। ये अच्छा प्रश्न बनता कि कौन से कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार का समर्थन किया गया? तो बनारस अधिवेशन में। बनारस अधिवेशन हुआ कब? 1905 में। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ध्यान रखना है कि इस बनारस अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय जी, कौन? मदन मोहन मालवीय जी ने बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया। और लालाजी ने, मतलब लालाजी ने कौन? लाला लाजपत राय ने इस प्रस्ताव का क्या किया? समर्थन किया। और साथ ही साथ लालाजी ने सत्याग्रह का सुझाव भी दिया। तो ध्यान रखना कि बहिष्कार का प्रस्ताव, क्या चीज? बहिष्कार का प्रस्ताव, बहिष्कार का प्रस्ताव किसने रखा? मदन मोहन मालवीय द्वारा। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा, ठीक है। बात करें समर्थक की, तो समर्थक के रूप में कौन आए? लालाजी। कौन आए? लालाजी। ध्यान रखना, अगली बात समझ में क्लियर है ना। तो लालाजी ने साथ ही साथ कहा कि लाला लाजपत राय ने कहा कि सत्याग्रह भी किया जाना चाहिए, केवल बहिष्कार मत करो, क्या करो? सत्याग्रह भी करो। तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, समर्थक कौन थे? लाला लाजपत राय। ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। और इसी को बनारस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने सर्वप्रथम स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया और साथ ही साथ स्वशासन को कांग्रेस का लक्ष्य बताया गया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना क्या बात
कि इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने सर्वप्रथम स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया तथा स्वराज्य को या स्वशासन को कांग्रेस का लक्ष्य बनाया। कांग्रेस का लक्ष्य बनाया गया किसके द्वारा? कांग्रेस का। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु आपका इस दृष्टिकोण से बनता देखिएगा। और अपन बात करें तो देखो, बनारस अधिवेशन में कांग्रेस ने सबसे पहली बार स्वदेशी के प्रस्ताव को क्या करा? अपनाया, और स्वशासन को कांग्रेस का क्या बना दिया? लक्ष्य बना दिया। उग्र राष्ट्रवादी आते ही आपके दिमाग में चार नाम आने चाहिए, लालपाल बाल और अरविंद घोष। इन चारों लोगों ने स्वदेशी और बहिष्कार को संपूर्ण भारत में फैलाना चाहते थे और इसे राजनीतिक जन आंदोलन का स्वरूप देना चाहते थे। कौन? उग्र राष्ट्रवादी। इनका जो अंतिम जो लक्ष्य था, वो अंतिम लक्ष्य था स्वराज। अंतिम लक्ष्य क्या था? स्वराज। जबकि नरमपंथी मतलब बोले तो कौन? उदारवादी जो थे, ये बंगाल से बाहर चाहते थे कि बंगाल से बाहर जो है इस आंदोलन को नहीं फैलाया जाए। ध्यान रखना कि नरमपंथी जो थे, नरमपंथी इस आंदोलन को बंगाल से बाहर, कहां से? बंगाल से बाहर फैलाना नहीं चाहते थे। जबकि गरमपंथी बोले या उग्रवादी बोले, इसे संपूर्ण भारत में फैलाना चाहते थे। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा मतभेद वाली बात आ गई। अप्रैल 1906 ईस्वी में वारीसाल सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन? वरीसाल सम्मेलन, बंगाल प्रांतीय सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता की गई अब्दुल रसूल के द्वारा। और इसी वारीसाल सम्मेलन के बाद में युगांतर समाचार पत्र, कौन सा? मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना, इस युगांतर समाचार पत्र में 22 अप्रैल 1906 के अंक में एक बात लिखी गई। क्या लिखी गई? कि समस्या का समाधान जनता के अपने हाथों में है। भारत के 30 करोड़ लोगों को अपने 60 करोड़ हाथ ऊपर उठाने पड़ेंगे और ताकत का सामना ताकत से करना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? क्लियर है ये बात? 1906 में बंगाल के हिरेंद्र नाथ दत्त ने स्वदेशी को रोम की देवी जुनूस के क्या बताया था? समान बताया था। अब देखिएगा, इसी के साथ में एक हम बात करते हैं कलकत्ता अधिवेशन की, जो कि 1906 का। कौन सा? कलकत्ता अधिवेशन 1906। हमने पहली क्लास में बात करी थी, जब कांग्रेस की बात करी थी, मैंने कहा हम 2 अधिवेशनों की विशेष रूप से चर्चा करेंगे। बनारस वाले की बात कर चुके, एक हम लोग बात कर रहे हैं
कलकत्ता अधिवेशन, और कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ? 1906 में हुआ। कलकत्ता अधिवेशन कब? 1906। कलकत्ता अधिवेशन 1906। अब देखो इस कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष के पद को लेकर के उदारवादी और उग्रवादियों में दोनों में क्या हुआ? विवाद हुआ, और अंत में दादा भाई नौरोजी, कौन? दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष चुनकर के इस विवाद को क्या किया गया? समाप्त किया गया था। तो ध्यान रखना कि इसकी अध्यक्षता, ध्यान रखिएगा, अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कब हुआ ये कलकत्ता का अधिवेशन? 1906 में। इस इसी कलकत्ता अधिवेशन में उग्रवादियों ने, किसने? उग्रवादियों ने स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन, है ना, इनसे जुड़े हुए 4 प्रस्ताव पास करवाए। ध्यान रखिएगा कि उग्रवादियों ने किसने? उग्रवादियों ने पहली चीज, क्या चीज? स्वदेशी। क्या चीज? स्वदेशी। दूसरी, स्वदेशी के साथ में एक चीज हमेशा साथ रहेगी, चिपकी हुई, क्या चीज? बहिष्कार। क्या चीज? बहिष्कार। तीसरी चीज ध्यान रखना, राष्ट्रीय शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा व स्वशासन, ये 4 मुद्दे प्रमुख थे किसके? उग्रवादियों के, और ये हमेशा रहेंगे, ठीक है ना। इन चारों मुद्दों से जुड़े हुए 4 प्रस्ताव पास करवाए थे किसने? उग्रवादियों ने। किस किससे? स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से जुड़े 4 प्रस्ताव पारित करवाए। ठीक है, आ गई बात समझ में? किसने करवाए? उग्रवादियों ने। और इसी अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में? इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य शब्द का उल्लेख किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट बात लिख रहा हूं कि इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया। स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया। स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, और साथ ही साथ ध्यान रखना कि स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य बताया। स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य बताया। ये वही अधिवेशन है जिसमें जिन्ना शामिल हुए। कौन शामिल हुए? जिन्ना शामिल हुए। और ऐसा कहा जाता है कि दादा भाई नौरोजी का जो अध्यक्षीय संभाषण था, अध्यक्षीय जो भाषण था, इस अध्यक्षीय भाषण को मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पढ़ा गया था। ठीक है, ध्यान रखना कि पहली बार यदि हम बात करें तो 1904 का जो अधिवेशन था, 1904 के अधिवेशन में पहली बार जो है जिन्ना शामिल हुए थे। ध्यान रखना कि बहिष्कार आंदोलन के अंतर्गत केवल विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। किसका? ध्यान रखना, न केवल विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, बल्कि स्कूल, अदालत, उपाधियां, सरकारी नौकरी आदि में का भी क्या हुआ था? बहिष्कार हुआ था। तो समस्त चीजों का यहाँ पर बहिष्कार कर दिया गया। अरविंद घोष एक बात बोलते हैं, देखो महत्वपूर्ण बातें मैं आपको लिखाऊंगा, बाकी समझ लीजिए। अरविंद घोष के अनुसार
आर्थिक इतिहासकार रमेश चंद्र दत्त, है ना, ने लोगों के मन के बहिष्कार के लिए क्या किया था, जागरूक किया। मैंने आपको बताया था कि जो धोबी थे, इन धोबियों ने विदेशी वस्त्र धोने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। आगे बात समझ में, बात करते हैं थोड़ा सा स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार की, कि किस तरीके से स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार हुआ। स्वदेशी आंदोलन का प्रसार। स्वदेशी आंदोलन का प्रसार। देखिएगा साहब, सुनिएगा इसको बहुत अच्छे से। वारिसाल के अध्यापक थे जिनका नाम था अश्विनी कुमार दत्त, और ये वही अश्विनी कुमार दत्त है जिन्होंने बात कही थी कि कांग्रेस अधिवेशन 3 दिन का तमाशा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आगे बात समझ। इसी अश्विनी कुमार दत्त ने वस्तुतः स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की और गांव में उत्थान कार्यक्रम चलाया और लोगों को आंदोलन के प्रति जागृत किया। ध्यान रखिएगा, अश्विनी कुमार दत्त पहला व्यक्ति, अश्विनी कुमार दत्त। ठीक है, कहां के थे, वारिसाल के अध्यक्ष जो है अध्यापक थे, वारिसाल के अध्यापक थे। वारिसाल के क्या था, ये अध्यापक थे। ध्यान रखिएगा कि स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई, इन्हीं के द्वारा। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की, समिति की स्थापना की तथा इसी के माध्यम से ग्रामीण उत्थान कार्यक्रम चलाया। क्या चीज है, ग्रामीण उत्थान कार्यक्रम चलाया गया। ग्रामीण उत्थान कार्यक्रम चलाया, और न केवल ग्रामीण उत्थान कार्यक्रम चलाया, अपितु ध्यान रखिएगा कि लोगों को आंदोलन के प्रति जागृत किया। आंदोलन के प्रति जागृत किया। ठीक है, ध्यान रखना। इन्होंने कहा कि कथन, ध्यान रखिएगा इनका क्या कथन था कि कांग्रेस अधिवेशन 3 दिन का तमाशा है। अधिवेशन 3 दिन का तमाशा है। क्या है, 3 दिन का तमाशा है, इसके अलावा कांग्रेस अधिवेशन कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो इससे बढ़िया तो ये है कि तुम ये 3 दिन का तमाशा करना बंद कर दो। ठीक है, आगे बात समझते हैं। ये चीज़ें आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। लोगों को आंदोलन के प्रति जागृत करने का कार्य किया। यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण आपका यही प्रश्न बनता है, देखो ध्यान रखना कि स्वदेश बांधव समिति क्या चीज़, स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो अश्विनी कुमार दत्त, ये बरिसाल, ठीक है ना, बरिसाल के क्या हुआ करते थे, अध्यक्ष हुआ करते थे। इधर तिलक ने महाराष्ट्र में शुरू किए गणपति और शिवाजी महोत्सव में स्वदेशी का प्रचार प्रसार किया। पश्चिमी भारत के साथ साथ जो है बंगाल में भी इसका जो है प्रचार प्रसार किया गया था। ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन में तिलक जी ने स्वदेशी का प्रचार करने के लिए जो है स्वदेशी वस्तु प्रचारिणी सभा की स्थापना की। स्वदेशी वस्तु प्रचारिणी सभा की स्थापना की कि तिलक ने क्या चीज, तिलक ने
क्या चीज? स्वदेशी वस्तु प्रचारिणी, वस्तु प्रचारिणी, प्रचारिणी सभा की स्थापना की, सभा की स्थापना की तथा अपने द्वारा अपने महोत्सव में, मैं कोष्टक में लिख रहा हूं गणपति व शिवाजी, गणपति, गणपति व शिवाजी महोत्सव, स्वदेशी का प्रचार किया, स्वदेशी का प्रचार किया। ठीक है, क्लियर। एक चीज और आप विशेष इसमें ध्यान रखना कि बंबई और पुणे में आपसे पूछ लिया जाए सीधा सा, देखो मुझे नहीं लगता ये आप लोगों को बताने की जरूरत है, लेकिन फिर भी इस चीज को दिमाग में याद रखना है कि बंबई क्या चीज, बंबई और पुणे में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो तिलक जी के द्वारा। और एक उनकी पत्नी, ध्यान रखना, श्रीमती केतकर, ठीक है ना, उसकी पुत्री थी, माफ करना, ठीक है ना, उनकी पुत्री थी जिनका नाम था श्रीमती केतकर, शिवराम पंत, श्रीमती एवी जोशी, है ना, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय जो है, इन्होंने वस्तुतः स्वदेशी को पंजाब और उत्तरी भारत में फैलाया था। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय व अजीत सिंह ने, लाजपत राय वे अजीत सिंह ने, अजीत सिंह ने स्वदेशी का प्रचार प्रसार, स्वदेशी का प्रचार प्रसार, स्वदेशी का प्रचार प्रसार, प्रचार प्रसार पंजाब व उत्तरी भारत, पंजाब क्या चीज, पंजाब व पंजाब केसरी, ध्यान रखना कौन, लाला जी, पंजाब व उत्तरी भारत में किया, उत्तरी भारत में किया, उत्तरी भारत में किया। ठीक है, आगे बात समझे, क्लियर है? ये चीज आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। उधर हम बात करें पंजाब में और तो मुंशीराम, मुंशीराम की बजाय की जगह आपको नाम मिलता श्रद्धानंद, और आर्य समाजी थी चंद्रिका दल। इस चंद्रिका दल ने भी स्वदेशी आंदोलन का पंजाब में क्या किया था, नेतृत्व किया। सहयोगी की बात करें, सहयोगी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक तो मुंशीराम, कौन थे, मुंशीराम। सहयोगी याद रखना मुंशीराम, या फिर आपको कई जगह नाम मिलता है श्रद्धानंद, क्या चीज, श्रद्धानंद, ठीक है। और एक आर्य समाजी है ना, चंद्रिका दल, आर्य समाजी, आर्य समाजी चंद्रिका दल, चंद्रिका दल, चंद्रिका दल। यहीं पे मैं एक चीज लिख देता हूं, सहयोगी, इनके भी हो सकता है कि पुत्री का नाम पूछ ले। इनकी पुत्री थी श्रीमती केतकर, श्रीमती केतकर, श्रीमती केतकर। शिवराम पंत, शिवराम पंत पराम जपे,
ठीक है। और इधर इनके सहयोगी के रूप में ध्यान रखना, एक तो मुंशीराम या श्रद्धानंद, दूसरा आप ध्यान रखोगे आर्य समाजी चंद्रिका दल। कौन सा दल था? चंद्रिका दल। इधर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में थे सैयद हैदर रजा। दिल्ली में, कहां पर? दिल्ली में वस्तुतः सैयद हैदर रजा, सैयद हैदर रजा के द्वारा क्या किया गया था? दिल्ली में नेतृत्व किया गया था किसका? स्वदेशी आंदोलन का। चिदम्बरम पिल्लई, क्या चीज? चिदम्बरम पिल्लई और सुब्रमण्यम शिवा, चिदम्बरम पिल्लई और सुब्रमण्यम शिवा, इन्होंने दक्षिण भारत मद्रास में जो है इसको लेकर के गए थे। उधर यदि हम बात करें विपिन चंद्र पाल, इन विपिन चंद्र के पाल के भाषणों से भी स्वदेशी जो है मद्रास रेजिमेंट में फैला था। ठीक है, तो मद्रास की हम बात करें तो चिदम्बरम पिल्लई, चिदम्बरम पिल्लई, ठीक है। और इसके साथ में ध्यान रखना सुब्रमण्यम शिवा, सुब्रमण्यम शिवा, ठीक है। और पाल ने अपने भाषणों के माध्यम से मद्रास में प्रसार किया, मद्रास में जो है प्रसार किया। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है? चलिए, स्वदेशी का प्रभाव, स्वदेशी का प्रभाव क्या रहा? ठीक है, हमने बात कर ली प्रचार की। अब एक तो स्वदेशी का प्रभाव, एक तो विदेशी वस्तुओं स्कूलों, उपाधियों, वस्त्रों इत्यादि का बहिष्कार किया गया, इत्यादि का बहिष्कार। ठीक है, भारतीय धोबी, मोची वे रसोइयों ने अंग्रेजों को सेवा देने से इनकार कर दिया, अंग्रेजों को सेवा देने से इनकार कर दिया, सेवा देने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। इसका मतलब एक तरीके से राष्ट्रीय चेतना की जागृति हुई, चाहे छोटे से छोटा वर्ग हो, चाहे छोटा से छोटा वर्ग हो, इसमें राष्ट्रीय चेतना की जागृति आई है। इस स्वदेशी आंदोलन ने भारत में आत्मशक्ति और आत्मनिर्भरता को बढ़ाया। इस आंदोलन ने भारत में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट तथ्य है ये कि इस आंदोलन ने भारत में, इस आंदोलन ने भारत में, कहां? भारत में हो रहा था, भारत की बात करेंगे, दूसरे की हम कहां की बात करें। आत्मशक्ति और आत्मनिर्भरता को बढ़ाया। आत्मशक्ति व आत्मनिर्भरता को बढ़ाया, निर्भरता को बढ़ावा, क्या हो? बढ़ाया। ये सबसे बड़ा उपलब्धि हुई किसकी? स्वराज्य आंदोलन की। किसकी? स्वराज्य आंदोलन की।
इसी स्वदेशी आंदोलन ने राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया। शांति निकेतन की तर्ज पर, किसकी? शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल में नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा मिला, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा मिला, बढ़ावा मिला। ठीक है, और ध्यान रखना कि बंगाल में नेशनल कॉलेज की क्या की गई थी? स्थापना। एक बात और बात ध्यान रखना बेटा, क्या? रंगपुर में पहली बार राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना की गई थी। ठीक है, जबकि बंगाल में पहली बार नेशनल कॉलेज की क्या की गई? स्थापना। और इसके जो प्रिंसिपल बने वो थे अरविंद घोष। कौन थे? अरविंद घोष। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, इसकी स्थापना की गई थी और अरविंद घोष भी इससे जुड़ गए थे। ठीक है ना, तो बंगाल में शांति निकेतन की तर्ज पर, शांति निकेतन की तर्ज पर, शांति निकेतन की तर्ज पर, निकेतन की तर्ज पर नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई, कॉलेज की स्थापना। और इस नेशनल कॉलेज के प्रथम जो प्रिंसिपल बने थे वो कौन थे? अरविंद घोष, है ना। ध्यान रखिएगा कि अरविंद घोष इसके प्रिंसिपल बने। अरविंद घोष, अरविंद घोष इसके प्रथम प्रिंसिपल बने, इसके प्रथम प्रिंसिपल बने। क्या बने? प्रिंसिपल बने। आ गई। तो राष्ट्रीय शिक्षा की चेतना हुई, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा मिला। ठीक है, एक नोट लगा के बात लिख रहा हूं, नोट कि 15 अगस्त 1906 को 15/8/1906 ईस्वी को 1906 ईस्वी को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। शिक्षा परिषद की स्थापना की गई, परिषद की स्थापना की गई और इसमें अरविंद कुमार घोष भी शामिल थे। वस्तुतः इसकी जो है स्थापना की गई थी राष्ट्रवादियों के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? राष्ट्रवादियों के द्वारा इसकी स्थापना की गई और इसमें अरविंद घोष भी इसमें क्या हुए थे? शामिल हुए थे। तकनीकी शिक्षा के लिए 25 जुलाई 1906 को बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। ध्यान रखिएगा कि तकनीकी शिक्षा हेतु, तकनीकी शिक्षा हेतु, शिक्षा हेतु कब? 25 जुलाई, 25/7/1906 को। कब? 25/7/1906, 25 जुलाई को। ठीक है ना, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। आ गई बात समझ? क्लियर है? तो भारत में एक तरीके से स्वदेशी आंदोलन की बहुत सारी मांग थी। इसी बंगाल विभाजन के समय ध्यान रखना कि राष्ट्रीय शिक्षा के लिए, किसके लिए? राष्ट्रीय शिक्षा के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन और सतीश चंद्र मुखर्जी, कौन? सतीश चंद्र मुखर्जी ने डॉन सोसाइटी की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट नोट बनता है आप लोगों के लिए, सबसे महत्वपूर्ण नोट है कि शांति निकेतन की स्थापना, शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा एक तो, ठीक है,
उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देना। उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देना। बंग भंग आंदोलन के समय ये किया गया था। ठीक है, आगे बात समझिए। वहीं सतीश चंद्र मुखर्जी, कौन? सतीश चंद्र मुखर्जी ने, ध्यान रखिएगा, क्या? डॉन सोसाइटी की स्थापना की। डॉन सोसाइटी, डॉन सोसाइटी की स्थापना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा, कौन? सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा की गई। सतीश चंद्र मुखर्जी, ठीक है, ध्यान रखना, किस दौरान? बंग भंग आंदोलन के दौरान, बंग भंग आंदोलन के दौरान। ठीक है, ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और इसी शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल में नेशनल कॉलेज की क्या की गई थी? स्थापना। इसके अलावा देखो, ध्यान रखना कि स्वदेशी उद्योगों की भी स्थापना की गई। एक व्यक्ति पीसी रॉय, इसने बंगाल केमिकल फैक्ट्री की स्थापना की। ठीक है, स्वदेशी उद्योगों की स्थापना, जैसे स्वदेशी उद्योगों की स्थापना, थोड़ा सा डिटेल में हो रहा है लेकिन कोई ना, ठीक है। जैसे हम बात करें नंबर 1, पीसी रॉय, पीसी रॉय, ठीक है। इस पीसी रॉय ने, ध्यान रखिएगा, बंगाल में बंगाल केमिकल फैक्ट्री की स्थापना की। बंगाल केमिकल फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री की स्थापना की। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। तो स्वदेशी आंदोलन का एक तरीके से हम बात करें तो ज्यादा जो प्रभाव रहा वो बंगाल के सांस्कृतिक क्षेत्र में भी हम लोगों को बहुत सारा देखने को मिला। रतन टाटा, टाटा स्टील, है ना, इसकी भी स्थापना की लोग मानते हैं। ठीक है, कला संस्कृति के क्षेत्र में भी बहुत सारी चीजें देखने को मिली। ठीक है ना, आगे बात समझ, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, द्विजेंद्र लाल राय, है ना, मुकुंद दास, सैयद अबू मोहम्मद जो है आदि ने राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर के क्या लिखे थे? गीत लिखे। रविंद्रनाथ टैगोर ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला, ठीक है ना, अमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा, जो कि 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। वेरी मोस्ट लिख रहा हूं कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पूछा जाने वाला प्रश्न है। फिर ध्यान देना, आपसे पूछा जाता है कि बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत लिखने का श्रेय किसको जाता है? तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। क्या लिखा? अमार सोनार बांग्ला, ठीक है ना, नामक गीत लिखा, नामक गीत लिखा, गीत की रचना की, जिसे 1971 में 1971 में 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत, बांग्लादेश आई मीन टू से पूर्वी बंगाल, ठीक है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया गया, घोषित कर दिया गया।
ये साहब कला संस्कृति के क्षेत्र में योगदान, ठीक है। देखो ध्यान देना भाई, 1907 में, कब 1907 में नंदलाल बोस ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। 1907 में, 1907 ईस्वी में किसने? नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस ने, किसने? नंदलाल बोस ने। क्या चीज बेटा? इंडियन मतलब क्या? भारतीय प्राच्य कला संस्थान, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? भारतीय प्राच्य कला संस्थान, भारतीय प्राच्य कला संस्थान, कला संस्थान की स्थापना की। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? नंदलाल बोस के द्वारा। ठीक है, आगे बात समझिए। और छात्रवृत्ति पाने वाले प्रथम चित्रकार भी माने जाते हैं कौन? नंदलाल बोस। ठीक है ना, कौन थे? नंदलाल बोस। इस सोसाइटी की स्थापना वस्तुतः ऐसा कहा जाता है, माफ करना, माफी चाहता हूं भाई, इसकी वस्तुतः स्थापना की गई थी किसके द्वारा? अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा? अविंद्रनाथ टैगोर। माफी चाहता हूं, अविंद्रनाथ टैगोर, अविंद्रनाथ टैगोर, अविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, माफी चाहता हूं भाई। ठीक है, इस सोसाइटी से नंदलाल बोस ने, किसने? नंदलाल बोस ने, ध्यान रखिएगा कि नंदलाल बोस ने सबसे पहले इससे छात्रवृत्ति प्राप्त की थी। पहला ऐसा चित्रकार था नंदलाल बोस जिसने इस भारतीय प्राच्य कला संस्थान से क्या करी थी? उसने छात्रवृत्ति प्राप्त की थी। पहला चित्रकार था। ध्यान रखिएगा कि नंदलाल बोस, कौन? नंदलाल बोस इस सोसाइटी से या इस संस्थान से, इस संस्थान से, इस संस्थान से छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले, छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले, प्राप्त करने वाले प्रथम चित्रकार थे, प्रथम चित्रकार थे, प्रथम चित्रकार थे। ठीक है, तो स्वदेशी चित्र बनाए गए पहली बार, और स्वदेशी चित्र बनाने का श्रेय भी एक तरीके से किसको? नंदलाल बोस को जाता है। अविंद्रनाथ टैगोर जो थे, इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट मतलब भारतीय प्राच्य कला संस्थान, इसकी स्थापना की। इसी से नंदलाल बोस जो थे,
इन्होंने पहली बार छात्रवृत्ति प्राप्त की, ये चित्रकार थे। क्या थे? चित्रकार थे। इसके अलावा भी अनेक क्षेत्रों में बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हुई थी। स्वदेशी आंदोलन में पहली बार ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं भी घर से बाहर निकली और इन्होंने धरना प्रदर्शनों में क्या लिया था? भाग लिया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य मैं आप लोगों के लिए कुछ लिख रहा हूँ कि अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कि इस आंदोलन में महिलाओं ने भी भाग लिया, महिलाओं ने भी भाग लिया। ठीक है, धरना प्रदर्शन जो किए गए उन धरना प्रदर्शनों में शामिल हुई। इवन ऐसा कहा जाता है कि विदेशी चूड़ियों का इन्होंने क्या किया था? बहिष्कार किया। विदेशी चूड़ियों का बहिष्कार किया। विदेशी चूड़ियों का बहिष्कार किया। साथ ही साथ ध्यान रखना, धरना प्रदर्शन में शामिल हुई। किसमें शामिल हुई? धरना प्रदर्शनों में क्या हुई थी? शामिल हुई। आगे बात समझ। इसके अलावा ध्यान रखना, किसान स्वदेशी आंदोलन से जो है अलग रहे। किसान जो है स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं ले पाए थे, ध्यान रखना। इसके अलावा आंदोलन का सामाजिक आधार भी पड़ा। कुछ जमींदार, शहरों के निम्न मध्यम वर्ग और छोटे कस्बे के छात्रों ने व्यापक स्तर पर इसमें क्या लिया था? भाग लिया था। जबकि किसान जो है स्वदेशी आंदोलन से अलग रहे। किसान इस आंदोलन से अलग रहे। किसान इस आंदोलन से अलग रहे। इस आंदोलन से अलग रहे। ठीक है, किसान इस आंदोलन से क्या रहे? अलग रहे। बाकी ज़्यादातर जो भाग थे वो उन जो समाज के जो लोग थे उन्होंने इसमें क्या लिया था? भाग लिया। ठीक है, ध्यान रखना कि मुस्लिम समुदाय जो था ये विशेष रूप से मुस्लिम किसान इसमें शामिल नहीं हुए थे। ठीक है ना, विशेष रूप से याद रखिएगा। विशेष रूप से मुस्लिम किसान, क्या चीज़? विशेष रूप से मुस्लिम किसान जो है इसमें शामिल नहीं हुए। ठीक है, मुस्लिम किसान जो थे वो विशेष रूप से इसमें शामिल नहीं हुए। ध्यान रखना कि जैसे जैसे स्वदेशी आंदोलन फैला और वैसे वैसे बंगाल में इधर सांप्रदायिक दंगे फैल गए। मुस्लिम किसानों ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में हिंदू जमींदारों के विरुद्ध क्या किए थे? दंगे किए थे। ध्यान रखना, ये वही ढाका का नवाब है सलीमुल्लाह जो चाहता था कि ये काम बहुत अच्छा हुआ, जिसने समर्थन किया बंगाल विभाजन का। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि सांप्रदायिक दंगे फैले और इसमें मुस्लिम किसानों ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में एक नंबर का निकम्मा आदमी था। देखो, खुद की राजनीति के लिए लोगों को मरवा रहा था ये। आगे बात समझ में क्लियर है ना? तो नेतृत्व में हिंदू जमींदारों के विरुद्ध हिंसात्मक दंगे प्रारंभ किए। ठीक है, देखो कोई ना कोई तो ऐसा मिल ही जाता है। ठीक है, जो इन भोले भाले किसानों को क्या करता है? जो है दबाने का और फालतू अलग तरीके में ले जाने का प्रयास करता है।
1908 ईस्वी तक 1908 ईस्वी तक जो है ये स्वदेशी आंदोलन क्या है, धीमा पड़ गया था, क्योंकि एक कारण हो गया इसके पीछे कि 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, इस सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का क्या हो गया था, विभाजन हो गया। तिलक जी के अलावा अश्विनी कुमार दत्त, कृष्ण कुमार, इन सभी को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके क्या कर दिया गया, निर्वासित कर दिया गया। सरकारी जो मशीनरी थी, इस सरकारी मशीनरी ने भी इस स्वदेशी आंदोलन का क्या कर दिया था, दमन कर दिया था, है ना। और ध्यान रखना कि इसी के साथ एक तरीके से स्वदेशी आंदोलन 1908 तक क्या हो गया था, समाप्त हो गया। इसके पीछे कारण ये रहा कि एक तो संगठन नहीं बन पाया कोई भी, और पार्टी की जो संरचना थी उसकी भी क्या रही, कमी रही। तो 1908 ईस्वी तक 1908 ईस्वी तक स्वदेशी आंदोलन समाप्त हो गया। स्वदेशी आंदोलन समाप्त हो गया। चलिए, तो ये बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस के विभाजन की। कांग्रेस का विभाजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ये ध्यान रखना बेटा। कांग्रेस का विभाजन, विभाजन की तो कब, तो ध्यान दीजिएगा 1907 में। 1907 कहां, तो सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में इसका क्या हो गया, कांग्रेस का विभाजन हो गया। विभाजन के पीछे बड़ा कारण क्या था, विभाजन के पीछे कारण यह था कि 1905 से लेकर के 1907 के मध्य इन उग्रवादी और नरमपंथियों के मध्य अनेक मतभेद हुए। जैसे मैंने आपको बताया कि जो उग्रवादी जो थे वो इस स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल से बाहर संपूर्ण देश में फैलाना चाह रहे थे, जबकि नरमपंथी इसको बंगाल में ही सीमित रखना चाहते थे। और एक चीज और कि ये जो कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन है, ये पहले नागपुर में होना प्रस्तावित था, लेकिन नरमपंथियों ने, किसने, नरमपंथियों ने तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनने से रोकने के लिए फिरोज शाह मेहता से, किससे, फिरोज शाह मेहता से इसका स्थान बदलवा करके सूरत करवा दिया। और सूरत उस समय जो था वो बंबई प्रांत में था और नागपुर जो था वो मध्य प्रांत में शामिल हुआ करता था। अब क्योंकि मेजबान हो गए कौन, तिलक साहब, तिलक क्या हो गए, मेजबान हो गए, और मेजबान हो गए तो इसके नाते वो अब जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहां पर उस समय एक नियम था कि मेजबान व्यक्ति कभी भी उस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कहां पर, सूरत अधिवेशन। ध्यान दीजिएगा क्या चीज, कि पहली चीज तो नोट लगा के बात लिख रहा हूं कि यह अधिवेशन नागपुर में होना प्रस्तावित था। नागपुर में होना प्रस्तावित था। परंतु नरमपंथियों ने तिलक को अध्यक्ष बनने से रोकने हेतु
तिलक को अध्यक्ष बनने से रोकने हेतु फिरोज शाह मेहता को कहकर फिरोज शाह मेहता को कहकर इसका स्थान सूरत रखवा दिया। ठीक है, अब सूरत क्योंकि पूना महाराष्ट्र का हिस्सा था, इसलिए अतः मेजबान होने के कारण तिलक इस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर पाए। ठीक है, अब देखो कितनी साजिशें हुआ करती थी राजनीति में, है ना, कि केवल तिलक को मेजबानी से रोकने के लिए, मतलब तिलक को अध्यक्षता से रोकने के लिए इन्होंने इतना बड़ा जो है षड्यंत्र रच डाला। गरम दल में तिलक तो लाला लाजपत राय को, विपिन चंद्र पाल, है ना, क्या चीज, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल को तिलक क्या चाहते थे कि ये अध्यक्ष बने। ध्यान रखना कि ये सूरत का जो अधिवेशन है ये वस्तुतः 23वां अधिवेशन माना जाता है। ठीक है, उधर 1907 के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी जो थे वो लाला लाजपत राय को अधिवेशन का क्या बनाना चाह रहे थे, अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उदारवादी चाहते थे कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस, है ना, को अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे। रास बिहारी घोष, कौन, रास बिहारी घोष, और अंत में रास बिहारी घोष ही इसके क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। तो ध्यान रखिएगा कि अध्यक्ष रास बिहारी घोष, ठीक। तो इनका षड्यंत्र एक तरीके से पूरा का पूरा षड्यंत्र क्या हो गया, सफल हो गया, अध्यक्षता नहीं कर पाए, कौन, तिलक। तो ध्यान रखिएगा कि इस सम्मेलन में उग्रवादियों द्वारा 1906 में पास किए गए जो 4 प्रस्ताव थे, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन, इसकी व्याख्या को लेकर के क्या हुआ, विवाद हुआ। अरविंद घोष के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, अरविंद घोष के नेतृत्व में अधिकतर उग्रपंथी जो लोग थे वो यही मानते थे कि स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू हो चुकी है और नरमपंथी इससे पीछा छुड़ाना चाहते थे। इसलिए नरमपंथी जो सरकार से सीधा झगड़ा मोल नहीं लेना चाहते, क्योंकि ये तो केवल और केवल अंग्रेजों की चटुकारिता करने का कार्य ही करते हैं। ध्यान रखना कि सूरत अधिवेशन में स्वागत समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे मदन मोहन मालवीय, कौन, मदन मोहन मालवीय। ये बात भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव स्थानीय स्वागत समिति के द्वारा ही किया गया था। तो यहीं से इस 26 दिसंबर 1907 को ये जो कांग्रेस ये सूरत अधिवेशन हुआ, ठीक है ना, 26 दिसंबर, कब, 26 दिसंबर 26/12 को, ठीक है ना, 26/12/1907 को ये जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ,
कौन सी नदी के किनारे? तो ताप्ती नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे। ठीक है। इस अधिवेशन में उग्रवादी और उदारवादी दोनों में जो है जम करके खुला क्या हुआ? संघर्ष हुआ। और इसी संघर्ष के साथ ही साथ इस जो है कांग्रेस का क्या हो गया? विभाजन हो गया। इन कांग्रेसियों ने एक दूसरे के ऊपर खूब जूते फेंके, उतार उतार के दे धमाधम, और तो कुछ था नहीं, अंदर कुछ लेके जा नहीं सकते थे, है ना। तो इन कांग्रेसियों ने एक दूसरे के ऊपर, उग्रवादी और उदारवादियों ने एक दूसरे के ऊपर क्या फेंके? जूता फेंके। और ये जूते जाकर के लगे बेचारे किसको? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता को ये जूते लगे खूब। ठीक है ना। एक दूसरे के ऊपर क्या करा? फेंकम फांक करी किसकी? जूते की। ठीक है, आगे बात समझ। और सूरत विभाजन का जो नेतृत्व किया गया फिर किसके द्वारा किया गया था? तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? तिलक के द्वारा। लॉर्ड मिंटो ने जो है उस समय भारत के सचिव हुआ करते थे, मार्ले, है ना। इन्होंने लिखा कि सूरत में कांग्रेस का पतन हमारी जीत है। ध्यान रखिएगा कि स्वागत कमेटी के अध्यक्ष, स्वागत कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। ठीक है। कांग्रेसी नेताओं ने एक दूसरे के ऊपर, कांग्रेसी नेताओं ने एक दूसरे पर जूते फेंके लगे किसको? फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्रनाथ बनर्जी को, है ना। और तिलक के नेतृत्व में किसके नेतृत्व में? तिलक के नेतृत्व में सूरत विभाजन हुआ। सूरत क्या हुआ? विभाजन हुआ। आगे बात समझ में क्लियर है? तो लॉर्ड मिंटो ने एक बात कही। क्या बात कही? मार्ले को पत्र लिखा। मार्ले जो भारत सचिव थे, बैठे हुए थे लंदन में, कहा कि सूरत में कांग्रेस का पतन हमारी जीत है। एनी बिसेंट ने इसे कांग्रेस इतिहास की सबसे दुखद घटना बताया। ध्यान रखिएगा, एनी बिसेंट ने इसे कांग्रेस इतिहास की सबसे दुखद घटना बताया। सबसे दुखद घटना बताया। कहा कि इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता था, बस यही दिन हमें देखना था और ये हमने देख लिया। 1908 में, कब? 1908 में तिलक को केसरी में छपे लेख के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष के लिए तिलक को बर्मा की मांडले जेल भेज दिया गया। लिखते हैं, देखो, तिलक की गिरफ्तारी। मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है ये, ध्यान रखना ये बात। क्या बात बेटा? कि पहली बात तो कब किया गया? 1908 में। कब? 1908 में। 1908। क्यों किया गया? तो केसरी में छापे गए, एक लेख के आधार पर इन्हें, तिलक साहब को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया।
कहाँ भेजा, कहाँ भेजा, तो ध्यान रखिएगा यहां से जो प्रश्न बनता है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा, ठीक है ना। तो बर्मा में भेजा, मांडले जेल में 6 वर्ष हेतु, 6 वर्ष हेतु बर्मा स्थित मांडले जेल। कौन सी जेल? मांडले जेल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि तिलक को गिरफ्तार करके कहां पर भेज दिया गया? मांडले जेल में भेज दिया गया, ठीक है। अब ध्यान रखना, विरोध किया गया, किसने किया? अच्छा प्रश्न है, किसने किया? तिलक की गिरफ्तारी का विरोध किसने किया? तो बंबई के कपड़ा मिल मजदूरों ने देश में पहली राजनीतिक हड़ताल की। ध्यान रखिएगा कि इस गिरफ्तारी के विरोध में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इस गिरफ्तारी के विरोध में बंबई के कपड़ा मिल मजदूरों ने, बंबई के कपड़ा मिल मजदूर मजदूरों ने देश की प्रथम राजनैतिक हड़ताल की, राजनैतिक हड़ताल की। और फिर से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि तिलक ने वेरी मोस्ट कर लेना इसको, तिलक ने मांडले जेल में गीता रहस्य, क्या चीज? गीता रहस्य की रचना की, गीता रहस्य नामक जो ग्रंथ है वो तिलक जी का है और इसकी रचना मांडले जेल के दौरान की थी, ठीक है। आगे बात में तिलक को जब ये जो सजा जो दी गई थी वो एक न्यायाधीश था जिसका नाम था स्ट्रेची। इस न्यायाधीश स्ट्रेची ने जो है सजा सुनाई थी, ठीक है, कि तिलक को 6 साल की कठोर सजा, 6 साल की सजा। न्यायाधीश कौन थे? स्ट्रेची ने सुनाई। किसने सुनाई थी? स्ट्रेची ने सुनाई थी। किसने? न्यायाधीश स्ट्रेची ने जो है इनको क्या सुनाई दी थी? सजा सुना दी। उसके बाद में सजा के खिलाफ मैक्स मुलर ने दया याचिका जारी की और की कि संस्कृत के एक ऐसे विद्वान के रूप में तिलक में मेरी क्या है, बहुत बड़ी दिलचस्पी है कि संस्कृत का इतना बड़ा विद्वान है जिसने गीता रहस्य नामक ग्रंथ की रचना की। 6 वर्ष की सजा जब इनको सुना दी गई थी तब तिलक साहब ने एक बात कही कि शायद ईश्वर को यही मंजूर था कि मेरे स्वतंत्र रहने की बजाय कष्टों के द्वारा ही मेरे जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति हो। ध्यान रखना कि लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी या शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। मैंने आप लोगों को ये बात बता दी। और सूरत अधिवेशन में उधर अरविंद घोष जो थे, अरविंद घोष सन्यासी बनकर के पांडिचेरी चले गए थे। कहाँ चले गए थे? और मैंने आपको बता दिया कि औरंडुल आश्रम की उन्होंने क्या की थी? स्थापना की। सूरत अधिवेशन में कुंवर जी मेहता और कल्याण जी मेहता ने भी भाग लिया था और इन दोनों ने पाटीदार युवक मंडल की क्या की थी? स्थापना की। तो ये एक तरीके से हमने बात कर ली है किसकी? सूरत अधिवेशन की।
किस किस तरीके से क्या क्या घटनाएं हुई, स्वदेशी आंदोलन की हम लोगों ने बात कर ली। ठीक है, ये आप लोगों का विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है सूरत अधिवेशन वाला कि कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन के दौरान हुआ था। सूरत अधिवेशन के दौरान जो है कांग्रेस का क्या हो गया था, विभाजन 1916 में जाकर के। फिर अब जब हम बात करेंगे किसकी, लखनऊ अधिवेशन की, तो इस लखनऊ अधिवेशन में इन दोनों का क्या हो जाएगा, वापस से विलय हो जाएगा। तो गर्म दल और नरम दल के रूप में एक तरीके से चीज़ें ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। उसके बाद में एक थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे हमारी अगली क्लास में, एक तो मुस्लिम लीग की, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, एक आध क्लास इसमें और लगेगी आप लोगों की। एक तो मुस्लिम लीग की बात करेंगे, थोड़ा सा पार्लियामेंट सुधार अधिनियम भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, जहाँ पहली बार, ठीक है ना, भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का क्या किया गया था, प्रावधान किया गया, और भारत में सांप्रदायिकता के बीज बो दिए गए। किसके द्वारा, पार्लियामेंट सुधार अधिनियम 1909। फिर उसके बाद में इस बंगाल विभाजन का समाप्त जो किया गया दिल्ली दरबार में, ठीक है, जिसका आयोजन दिसंबर 1911 में, ठीक है, दिसंबर 1911 में इसका दिल्ली दरबार का आयोजन। इसी समय दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित कर दिया गया था, जो कि 1912 में बनी आगे जाकर के। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें, एक कामाटा गामारू जो है जो मुद्दा हुआ उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे होम रूल लीग आंदोलन की। किसकी बात करेंगे, होम रूल लीग आंदोलन की। थोड़ा सा कुछ हमें क्योंकि बात करनी पड़ेगी मुस्लिम लीग की स्थापना की, जो कि मुस्लिम लीग की स्थापना वस्तुतः मैं आप लोगों से शायद चर्चा कर चुका है इसके बारे में, मुस्लिम लीग के बारे में। ठीक है, तो बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद मुसलमानों का एक शिष्टमंडल जो था, जिसमें 36 लोग शामिल थे, ध्यान रखना, आगा खां के नेतृत्व में, किसके, आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिले थे। ठीक है ना, और यहीं से एक तरीके से इसकी बात चल पड़ी। तो ये सारी की सारी चर्चाएं हम हमारी अगली कक्षा में करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियां आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।